नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की 90 सीटों पर शाम 6 बजे तक मतदान खत्म हो गया। चुनाव आयोग की शाम 5 बजे तक के आंकड़ों के हिसाब से 64% मतदान हुआ। 2019 के विधानसभा चुनाव में 68% 68.5% के पास मतदान हुआ था। सबसे ज्यादा 71% वोटिंग यमुनानगर में हुई। सबसे कम वोटिंग 52% गुरुग्राम में हुई। रिजल्ट 8 अक्टूबर को आएगा। वोटिंग खत्म होने के बाद अब बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से जीत को लेकर लगातार बयान सामने आ रहे हैं। किसने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को महाराष्ट्र के वाशिम में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 18वीं किस्त को किसानों के खातों में ट्रांसफर कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाशिम में कृषि और पशुपालन से संबंधित कई विषयों पर कई पहलों का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त भी जारी की। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय ग्रामीण विकास और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस अवसर पर मौजूद रहे थे। और कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नवरात्रि के इस पावन अवसर पर मुझे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त जारी करने का अवसर मिला। महाराष्ट्र की डबल इंजन सरकार को यहाँ के किसानों को दोहरा लाभ दे रही यहाँ की सरकार। और पोहरा देवी के आशीर्वाद से मुझे अभी लाडली बहना योजना की लाभार्थियों की मदद करने का अवसर मिला है। यह योजना नारी शक्ति का सम्मान बढ़ा रही है। के इस पवित्र समय में मुझे अभी पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त जारी करने का अवसर मिला है। देश के 9.5 करोड़ किसानों के खातों में आज 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। महाराष्ट्र की डबल इंजन की सरकार तो यहां के किसानों को डबल फायदा पहुंचा रही है। नमो शेतकारी महासम्मान योजना के तहत महाराष्ट्र के 90 लाख से ज्यादा किसानों को करीब 1900 करोड़ रुपए दिए गए हैं। आज कृषि, पशुपालन और किसान उत्पाद संघ एफपीओ से जुड़े सैकड़ों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट भी जनता को समर्पित किए गए हैं। पोहरा देवी के आशीर्वाद से मुझे अभी लाड़की बहन योजना की लाभार्थियों को मदद देने का भी सौभाग्य मिला है। ये योजना नारी शक्ति का सामर्थ्य बढ़ा रही है। मैं महाराष्ट्र के भाई बहनों को, देश के सभी किसान भाई बहनों को हार्दिक बधाई देता हूं। महाराष्ट्र के किसानों ने, विदर्भ के किसानों ने कई दशकों तक बड़े संकटों का सामना किया है। कांग्रेस और उसके साथियों की सरकारों ने किसानों को बदहाल और गरीब बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। यहां जब तक महाअघाड़ी की सरकार थी, उसके 2 ही एजेंडे थे। पहला, किसानों से जुड़ी परियोजनाओं को ठप करना। दूसरा, इन परियोजनाओं के पैसे में भ्रष्टाचार करना। हम केंद्र से महाराष्ट्र के किसानों के लिए पैसा भेजते थे, लेकिन महाअघाड़ी सरकार उसमें बंदर बांट करके खा जाती थी। कांग्रेस ने हमेशा किसानों का जीवन मुश्किल बनाया है। वो आज भी वही पुराना खेल खेल रही है। इसलिए कांग्रेस को पीएम किसान सम्मान निधि योजना पसंद नहीं आती। कांग्रेस इस योजना का मजाक उड़ाती है, किसानों को मिल रहे पैसों का विरोध करती है, क्योंकि किसानों के खातों में जा रहे पैसे से उनको जो कमाई करनी चाहिए, उनको जो कटकी करनी चाहिए, भ्रष्टाचार करना चाहिए, उसका अवसर नहीं रहा है। आज पड़ोसी राज्य कर्नाटका को देखिए। जैसे महाराष्ट्र में महायुति सरकार किसान सम्मान निधि के साथ अलग से पैसे देती है, ऐसे ही कर्नाटका में बीजेपी सरकार देती थी। यहां कर्नाटका के मेरे कई बंजारिया परिवार यहां आए हुए हैं। लेकिन जैसे ही कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार आई, उन्होंने वो पैसा देना बंद कर दिया। वहां की कई सिंचाई परियोजनाओं से राज्य सरकार ने मुंह फेर लिया। कर्नाटका में कांग्रेस ने बीज की कीमतें भी बढ़ा दी। हर चुनाव से पहले कर्ज माफी का झूठा वादा कांग्रेस का पसंदीदा हथकंडा है।
तेलंगाना में ये लोग कर्ज माफी का वादा करके सत्ता में आए, लेकिन सरकार बनने के बाद इतना समय गुजर गया, अब किसान कुछ पूछ रहे हैं कि उनका कर्ज माफ क्यों नहीं हुआ। भाइयों और बहनों, हमें भूलना नहीं है, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस और महाआघाड़ी सरकार ने सिंचाई से जुड़े कितने कामों को रोक कर रखा था। जब एनडीए सरकार आई, उसने इस दिशा में तेजी से काम किया। महाराष्ट्र सरकार ने वैनगंगा, नलगंगा नदियों को लिंक करने की योजना को मंजूरी दी है। करीब 90,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना से अमरावती, यवतमाल, अकोला, बुल्डाना, वाशिम, नागपुर और वर्धा में पानी की कमी को दूर होगी। महाराष्ट्र की सरकार कपास और सोयाबीन की खेती करने वाले किसानों को आर्थिक मदद भी दे रही है। किसानों के खातों में कपास और सोयाबीन के लिए 10-10 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। आजादी की लड़ाई के समय अंग्रेज सरकार ने इस पूरे समुदाय को ही अपराधी घोषित कर दिया था। लेकिन भाइयों बहनों, आजादी के बाद ये देश की जिम्मेदारी थी कि बंजारा समाज की चिंता करे, उन्हें सही सम्मान दे। और उस समय कांग्रेस की सरकारों ने क्या किया? कांग्रेस की नीतियों ने इस समाज को मुख्य धारा से काट कर रखा। आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी पर जिस परिवार ने कब्जा किया, उसकी सोच शुरू से ही विदेशी रही है। अंग्रेजी हुकूमत की तरह ही ये कांग्रेसी परिवार भी दलित, पिछड़ा, आदिवासियों को अपने बराबर नहीं मानते। इन्हें लगता है भारत पर एक परिवार की ही हुकूमत रहनी चाहिए, क्योंकि अंग्रेज उन्हें ये हक देकर गए थे। इसलिए उन लोगों ने बंजारा समाज के प्रति हमेशा अपमानजनक रवैया बनाए रखा। साथियों, एनडीए की केंद्र सरकार ने ही गुमंतु, अर्धगुमंतु समुदाय के लिए कल्याण बोर्ड का गठन भी किया है। इस समाज के सांस्कृतिक पहचान को सही सम्मान मिले, इस दिशा में भी बीजेपी सरकार और एनडीए सरकारें लगातार काम कर रही है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को महाराष्ट्र के वाशिम में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त का पैसा जारी कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने वाशिम में कृषि और पशुपालन से संबंधित कई पहलों का शुभारंभ किया। तो वहीं इस दौरान केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस अवसर पर वहां पर मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि शरद पवार जब कृषि मंत्री थे तब वो किसानों के खेत में नहीं, खेल के मैदान में ही दिखते थे। निर्यात शुल्क 40% से घटा के 20% किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ताकि महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक किसानों को और बेहतर दाम मिल सके। एमएसपी पे खरीदी की बात कभी कांग्रेस करती थी, कभी खरीदी नहीं। शरद पवार जी जब कृषि मंत्री थे तब वो किसानों के खेत में नहीं, खेल के मैदान में दिखते थे। और कांग्रेस ने, शरद पवार जी ने एमएसपी पर 50% मुनाफा देने की सिफारिश स्वामीनाथन आयोग की लागू करने से मना कर दिया था। लेकिन किसान भाइयों और बहनों, ये प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने कहा लागत पर 50% मुनाफा देकर समर्थन मूल्य घोषित किया जाएगा, और ये कर रहे हैं। कांग्रेस तो खरीदती नहीं थी, मैं आंकड़ों में नहीं जा रहा, लेकिन सोयाबीन के दाम कम हुए। और यहां की सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार सोयाबीन की मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदी करे, तो प्रधानमंत्री जी ने उसकी भी स्वीकृति दी है। किसानों के हित में सदैव चिंतन करने वाले किसान हितैषी प्रधानमंत्री है। मैं तो गदगद और प्रसन्न हूं। हर कैबिनेट में किसानों के हक में लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। मेरे प्रिय किसान भाइयों, न केवल किसान सम्मान निधि, 109 किस्म के नए बीज जो ज्यादा उत्पादन करेंगे वो किसानों को समर्पित किए गए हैं। मैं सारे फैसलों में समय नहीं लगाना चाहता, लेकिन किसान हितैषी प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय मोदी जी जब सोयाबीन के दाम कम हुए तो प्रधानमंत्री जी ने किसानों के हित में फैसला लिया कि बाहर से आने वाले तेल पर 20%
आयात शुल्क लगाया जाएगा और उसी का परिणाम है कि सोयाबीन के दाम अब लगातार बढ़ रहे हैं। किसान को ठीक दाम देने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी। प्याज निर्यात शुल्क 40% से घटा के 20% किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ताकि महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक किसानों को और बेहतर दाम मिल सके। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी ने चुनाव से पहले महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया है। बीजेपी हेमंत सरकार की मैया सम्मान योजना का काट करने में लगी हुई है। आधी आबादी को अपने पाले में करने के लिए हर हथकंडा अपनाने में लगी हुई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि महिलाओं को बड़ी नवरात्रि के अवसर पर महिलाओं के सम्मान में दीदी योजना के तहत हर महीने 2100 रुपए देगी। इसके अलावा बीजेपी महिलाओं को हर साल 2 सिलेंडर मुफ्त, लोकसभा और विधानसभा चुनाव में 35% रिजर्वेशन देने का वादा कर रही है। जनता पार्टी मां बहनों का सशक्तिकरण, महिलाओं का सशक्तिकरण, इस अभियान को कोई आज ही हम शुरू करें ऐसा नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी इस अभियान को चला भी रही है। आप सब लोगों के ध्यान में है कि देश के पार्लियामेंट से भी मां बहनों के लिए 33% रिजर्वेशन की बिल भी पारित हुआ। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा संकल्प है कि मां बहनों को सशक्तिकरण के लिए कि 33% सीटें लोकसभा विधानसभाओं में उनके लिए अब आरक्षित हुआ कि आने वाले कल वो सब हम सबको दिखाई पड़ेगा। हम झारखंड में भी लाऊंगा, वही हमारा जो घोषणा है। जैसे आप पूछ सकता है हेमंत सोरेन जी ने माया योजना चालू किया, आप उनको पूछना चाहिए था क्या आपने ये योजना असम से लाया, क्या ये आपने मध्य प्रदेश से लाया, क्या यह आपने छत्तीसगढ़ से लाया? इसलिए असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ हम लोग आज से 2-3-4 साल से ये काम कर रहा हूँ। तो मोदी जी का एक अपना संकल्प है कि बीजेपी शासित प्रदेशों का जो गुड गवर्नेंस मॉडल हो, ये सारा स्टेट में जाए। और हम फॉर्म इसलिए भरवा रहा हूँ, इसलिए लोगों में ये मैसेज जाना चाहिए कि बीजेपी आपका बैंक अकाउंट में 2100 रुपया डालने का काम करेगा जब सरकार बनेगा। और कोई हम छुपा के फॉर्म नहीं फिलअप करवा रहा हूँ, हम जानबूझ के ये पब्लिकली फॉर्म फिलअप करवा रहा हूँ। उससे हमारा प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि कितना हम कॉन्फिडेंट है। हमें कोई केंद्रीय सरकार से पैसा आएगा तो 2000 दूंगा, हमारा कोई कंडीशन नहीं है। हम प्रतिबद्ध है गोगो और दीदी के लिए, और हम सरकार आने का पहला कैबिनेट में ही ये 2100 रुपया का ट्रांसफर हम शुरू कर दें। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग को मजबूत बनाने और कार्मिक की समस्याओं को हल करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में ई पेंशन प्रणाली, समय पर पदोन्नति, साइबर सुरक्षा में सुधार और महिला सुरक्षा के लिए विशेष पहल शामिल है। सीएम ने अपर पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारियों के साथ विशेष बैठक में पुलिस बल को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस की सभी इकाइयों में बेहतर संवाद और समन्वय होना चाहिए, जिससे प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था बनाई जा सके। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां मीरापुर उपचुनाव के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के कार्यक्रम में एक विवाद हो गया। दरअसल जब बीजेपी के 4 पूर्व विधायकों और कई वरिष्ठ नेताओं को मंच पर जाने से रोका गया, सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि उनकी सूची में नाम नहीं था, जिसके कारण उन्हें कार्यक्रम में प्रवेश नहीं होने दिया गया। इससे पूर्व विधायक नाराज होकर वापस लौट गए। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी पर निशाना साधा, जिसमें उन्होंने कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री को नहीं, देश की जनता को गाली देते हैं। गठबंधन से लोगों का विश्वास उठ गया है।
₹1000 की किस्त या तो आ गई होगी या आने वाली होगी। 18वीं किस्त है ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। एक किसान को जब से यह सम्मान निधि देना शुरू हुआ है 36 हजार रुपए उनके खाते में आ चुका है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये हमारी मातृशक्ति बैठी महिला सशक्तिकरण की दिशा में जितना काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है उतना उसका 10% भी कांग्रेस वालों ने, सपा वालों ने, बसपा वालों ने किया होता तो आज हमारी माताएं बहनें अपने घर परिवार को शान से चला रही होती। यह संकल्प किसी के मन में कभी नहीं आया था कि हमारे देश की 3 करोड़ गरीब महिलाएं लखपति दीदी बन जाए। यह संकल्प किसके मन में आया? आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मन में आया। 3 करोड़ लखपति दीदी जब हमारे देश में बन जाएगी तो आप समझ सकते हैं कि हमारा देश किस मजबूती के साथ विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा, परिवार आगे बढ़ेगा। अभी मैं यहाँ पर बहुत सारी लाभप्रद योजनाएं हैं सरकार, उसका कुछ प्रतीकात्मक प्रमाण पत्र आदि देगा। अभी हम राष्ट्र को बहनों को समर्पित करने का, किसानों को समर्पित करने का काम करेंगे। लेकिन आज में सारा जो दृश्यावलोकन करिए तो आपको ध्यान में आएगा भारतीय जनता पार्टी है तो सबका साथ है, सबका विकास है। भारतीय जनता पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए उज्जवल भविष्य है। हमारी चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे माताएं बहनें हो, मैं सबके लिए कह सकता हूँ आज हमारी डबल इंजन की सरकार लगातार एक से बड़े काम कर रही है और आगे भी करेंगे। और मैं पूरे विश्वास से यह पवित्र तीर्थ स्थल है, यहाँ से कह सकता हूँ कि मीरापुर की जो विधानसभा है भारतीय जनता पार्टी गठबंधन यह सीट आप सबके आशीर्वाद और समर्थन से जीतेगा और देश के अंदर एक संदेश देने का काम करेगा। प्रदेश में 2027 में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का रास्ता साफ करने का काम करेगा। ध्यान रखना मेरे भाई बहन, ये जो विपक्ष के अंदर बैठे हुए लोग हैं उनके रोज एक नए कैसे बयान आएंगे जिनको पढ़ सुन करके आपको भी आश्चर्य लगेगा। कांग्रेस के नेता हैं श्री राहुल गांधी माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में जिन शब्दों का जो प्रयोग करते हैं वह शब्द क्या बर्दाश्त करने योग्य है क्या? बताओ तो बर्दाश्त करने योग्य है क्या? देश की सबसे पुरानी पार्टी अपने को कहते हैं, उसके नेता श्री राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता, इतना गैर जिम्मेदार नेता शायद भारत के इतिहास में देश के विपक्ष की कुर्सी पर बैठा हो। तो वहीं छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में नक्सलवाद पनपने से लेकर अब तक की सबसे भीषण मुठभेड़ शुक्रवार को नारायणपुर दंतेवाड़ा जिले की सीमा पर हुई। सीएम विष्णुदेव साय के बस्तर दौरे के बीच ही मुठभेड़ में अब तक 31 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। इन सभी मारे गए नक्सलियों के शव सुरक्षा बलों ने बरामद कर लिए हैं। बड़ी संख्या में हथियारों के भी बरामद होने की खबर है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच शुक्रवार को दोपहर से ही भीषण मुठभेड़ चल रही है। नक्सलियों के शवों के साथ बड़ी संख्या में ऑटोमेटिक हथियार बरामद किया गया है। मारे गए नक्सलवादियों में से कुछ के बड़े कैडर होने की बात कही जा रही है। नारायणपुर और दंतेवाड़ा की सीमा में जो अबुझमाड़ क्षेत्र है उसमें हमारे सुरक्षा बलों और माओवादियों में मुठभेड़ हुआ है और जिसमें सर्चिंग में अभी तक 28 बॉडी मिलने की जानकारी है और कई हथियार उसमें मिले हैं, AK-47 वगैरह मिले हैं। और मैं समझता हूँ कि अब तक का ये बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है और इस सफलता के लिए मैं अपने जवानों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनके मतलब साहस को हम नमन करते हैं और हम पहले से ही माओवादियों से कहते आए हैं कि वो लोग हिंसा का रास्ता को छोड़ के विकास की मुख्यधारा से जुड़ें और अब डबल इंजन सरकार के कारण हम लोग मजबूती के साथ लड़ रहे हैं
और माओवाद अंतिम सांस गिन रहे हैं और बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ में शांति स्थापित होने वाली है। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जालौन पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि बदलता यूपी, बदलता भारत दुनिया के सामने है। सपा के समय पूरा प्रदेश दंगाइयों के हवाले था और प्रदेश में अराजकता, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी का बोलबाला था। सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश कार्यालय निर्माण समिति के द्वारा आज जालौन के जिला कार्यालय का भूमि पूजन और शिलान्यास हुआ। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित संगठन है और हमने सभी जिलों पर हमारे जिला कार्यालय व्यवस्थित हों, इसका प्रयास हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने, नेतृत्व ने हमारे 2014 में प्रारंभ किया था। और पिछले कुछ समय से ये 3 स्थान ऐसे हैं जिनके कारण कुछ डिले हुआ है। तो जालौन का आज भूमि पूजन हुआ है, कल चित्रकूट का हुआ है और झांसी का हुआ। तो अब लगभग हमारे सभी जिला कार्यालय या तो निर्माणाधीन है या सक्रिय है। तो हमारे लिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए और हमारे विचार से काम करने वाले लोगों के लिए एक ये बड़ी उपलब्धि है और हमारे संगठन के कार्य विस्तार में लोगों में हमारी उपस्थिति बने रहे। भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार के समय आज बदलता हुआ उत्तर प्रदेश और बदलता हुआ भारत दुनिया के सामने। समाजवादी पार्टी के समय कैसी अराजकता होती थी, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार और पूरा प्रदेश दंगाइयों के हवाले थे। आज उत्तर प्रदेश एक विकसित उत्तर प्रदेश और बदलता हुआ उत्तर प्रदेश हमके सबके सामने है। ये समाजवादी पार्टी के लोग एक नेगेटिव एजेंडा चलाकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के चरित्र के बारे में प्रदेश की जनता समझ चुकी है। पिछले 10 वर्षों से हरियाणा में हमारी सरकार है और हमारी सरकार हमारी पार्टी पूरे कामकाज का लेखा जोखा लेकर जनता के बीच में है। और हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रचार किया, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उसमें प्रचार किया और हमने प्रयास किया है कि अब घर घर तक लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जा सके। और मुझे विश्वास है कि लोगों ने आज जिस प्रकार से शांतिपूर्वक मतदान किया है, मैं जो भी परिणाम आएगा, लोकतंत्र में जनादेश का सम्मान करते हुए और हमारी पार्टी की जो गरीब कल्याण की नीति है, अंत्योदय की नीति, हम उसके साथ आगे बढ़ेंगे। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर गाजियाबाद से है, जहां देवी मंदिर के बाहर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। आपको बता दें कि मंदिर के यति नरसिंहानंद अशोभनीय बयान दिया था उन्होंने, जिसके बाद से मंदिर के बाहर पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। आपको बता दें कि पुलिस के साथ ही पीएससी को भी तैनात किया गया है। देवी मंदिर के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात। तो वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ। रामबुआल निषाद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ। गोरखपुर के निवासी हैं, सुल्तानपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं रामबुआल निषाद। आपको बता दें कि एसएचओ बढ़ालगंज को गिरफ्तार कर कोर्ट में हाजिर करने का नोटिस भी दिया गया। विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए ज्ञानेंद्र कुमार ने नोटिस जारी किया। नोटिस के बाद भी कोर्ट में हाजिर न होने पर गैर जमानती वारंट जारी किया गया। नेशनल हाईवे जाम करने के मामले में कोर्ट ने आदेश दिया। तो खबर दिन भर में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यू वॉइस। नमस्कार।